आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के मेहमान इस कार्यक्रम में। और आज हमारे मेहमान हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक बेहद सुलझे हुए गीतकार, शब्दों के जादूगर हैं अमिताभ वर्मा, जिनसे करेंगे राजेंद्र त्रिपाठी बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। आज आप सुनेंगे इस बातचीत की पहली कड़ी, तो बस सुनिए गायक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीतकार अमिताभ वर्मा से ये दिलचस्प बातचीत, क्योंकि इनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। यकीन मानिए साथियों, आप जब ये हमारी बातचीत सुनेंगे तो खुश होकर जरूर कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं हुआ वेस्ट ऑफ टाइम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी और आज के इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध गीतकार अमिताभ वर्मा को। ये महज गीतकार ही नहीं, जब इनसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो इनकी बहुमुखी प्रतिभा से आप और भी परिचित होंगे। अमिताभ जी, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती ने हमको बुलाया यहाँ इंटरव्यू के लिए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन से विविध भारती हम लोग सुनते आए हैं और कभी हम सोचे भी नहीं थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद विविध भारती के स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, और ये देखिए, हर कलाकार की एक आकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है, एक तमन्ना होती है कि जब कभी एक साक्षात्कार का मौका मिले तो इस चैनल पर जरूर वो श्रोताओं से मुखातिब हो, रूबरू हो। वैसे हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने समय को हमें दिया। गीतकार बतौर आपको जाना जाने लगा है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं हिंदुस्तान में, और मुंबई आना आपका कैसे हुआ? जी, हम तो बिहार के रहने वाले हैं और स्कूल की पढ़ाई मेरी बिहार में ही हुई। मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हर 2-3 साल पे हमारा शहर बदल जाता था। तो बहुत सारे शहरों में रहने के बाद लास्ट उनकी पोस्टिंग हुई थी पटना में। क्या थे पिताजी? मेरे पिताजी कमर्शियल टैक्सेस में असिस्टेंट कमिश्नर थे जब उनका देहांत हुआ। तो बहुत अर्ली एज में उनका देहांत हो गया था, हम तो उस समय स्कूल में ही पढ़ते थे। तो उसके बाद जब कॉलेज की बारी आई तो फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए हमको दिल्ली भेज दिया गया था। तो दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उस समय मेरे जितने दोस्त थे सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और सब आईएएस बनने की कोशिश कर रहे थे। मेरी इच्छा नहीं थी यूपीएससी देने की और इनफैक्ट बहुत कंफ्यूज थे हम, समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में करना क्या है। ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मेरा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा हुआ था, तो वहाँ का एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए में एनरोल करा लिया, लेकिन तब भी कंफ्यूजन चल ही रहा था। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम आता है। जी। तो वहाँ जो मेरे क्लासमेट्स और मित्र थे वो सब तैयारी कर रहे थे कि एमए के बाद अब पीएचडी करने के लिए कोई अमेरिका जाने वाला था, कोई यूपीएससी देने वाला था। और मेरे जहन में कुछ और था, मुझे ना अमेरिका जाना था ना यूपीएससी देना था। और संगीत से मेरा जुड़ाव था बचपन से और हम हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखे भी थे म्यूजिक, और कॉलेज लेवल पे गाना वाना गाते थे। तो सब मेरे दोस्त सोच रहे थे कि शायद हम बॉम्बे जाके सिंगर बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा फिल्म मेकिंग की तरफ बड़ा रुझान था और आई वॉज अ फिल्म बफ, बचपन से ही फिल्म्स बहुत देखते थे। तो उस समय हमको पता चला कि पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविजन
टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो लगा कि मेरे लिए शायद ये सही जगह होगी, तो वहाँ से मेरा रुख हो गया फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ। FTII में जब हम जा रहे थे तो मेरे जो दोस्त थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, तो उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह भी है, कोई फिल्म स्कूल भी होता है। तो सब मतलब हंस रहे थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम अमेरिका जा सकते हो PhD करने के लिए, तुम एकेडमिक्स में आ सकते हो। लेकिन मेरा शौक फिल्म और म्यूजिक की तरफ ज्यादा था। तो जब FTII में मेरा एडमिशन हो गया तो बहुत खुश हुए हम। FTII आए और वहाँ पे हम फिल्म एडिटिंग की पढ़ाई कर रहे थे, फिल्म का संपादन, तो उसकी पढ़ाई कर रहे थे। और बॉम्बे मेरा आना हुआ करीब 20 साल पहले। हाँ, 1997 में हम बॉम्बे आए थे और आने के बाद करीब 5 साल तक फिल्म एडिटिंग का ही काम किया। मेरा पहला काम जो था, पहला जो फिल्म के टर्म में जो ब्रेक बोलते हैं, वो संजय भंसाली अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, खामोशी द म्यूजिकल। तो उसमें एक असिस्टेंट एडिटर के तौर पे हम जुड़े थे इसमें, और वो मेरा पहला काम था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। यहाँ पर अमिताभ जी हम चाहेंगे कि एक गीत की बारी आ गई है और संगीतमय वातावरण बना दिया जाए थोड़ा सा। जी जी जी, गीत तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि बचपन से इतना गाना सुने। लेकिन फिर भी शुरुआत हम करेंगे जो मेरे सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, वो हैं पंचम दा, RD बर्मन जी। तो शुरुआत उनके गाने से करना चाहेंगे। मेरे फेवरेट गीतकारों में से एक हैं आनंद बख्शी साहब। तो एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें RD बर्मन है और आनंद बख्शी साहब हैं। अमर प्रेम का एक गाना सुनते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। आनंद बख्शी साहब बहुत सिंपल भाषा में लिखते थे और ऐसी भाषा होती थी, बोलचाल की भाषा, कि कोई भी समझ जाए उनके गाने। और यही कारण था कि उनके गीत सीधे दिल में उतरते थे। जी जी जी। आइए सुनवाते हैं आपको गीत, वही है किशोर दा वाला। जी, किशोर दा वाला, कुछ तो लोग कहेंगे। देखिए, आपने ये पूरी यात्रा तो बता दी, लेकिन इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। जैसे सबसे पहली जो रुकावट आती है घर वालों की ओर से, अरे इतना पढ़े लिखे हो, ये फिल्म क्या है, ऐसा कुछ घर में हुआ नहीं? कुछ लोगों का हुआ। हमारे जॉइंट फैमिली है। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था उस समय। तो माँ थी। माँ का सिंपल था कि तुमको जो करना है करो। अच्छा। माँ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उनको विश्वास था। हाँ, उनका था कि तुम जो चाहते हो करो, प्रेशराइज नहीं करेंगे। लेकिन मेरे घर में मेरे चाचा वाचा जो थे, उन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था कि तुम अच्छा रिजल्ट कर रहे हो। बात दरअसल ये है कि 20-25 साल पहले फिल्म एज अ करियर नहीं देखते थे बहुत ज्यादा लोग, और क्योंकि ये एक अनसर्टन प्रोफेशन है। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS। हाँ, अगर बैंक में भी हो जाए तो एक बार भाई पढ़ के 3 साल पढ़ के एग्जाम दे दो, एक बार तुम कंपीट कर गए, फिर लाइफ सेट है। भाई, लो प्रोफाइल फैमिली और एक समाज में ये भी एक बात आती है कि जीविकोपार्जन क्या है। जी, मतलब थैंकफुली मेरी माँ की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। उनका सिंपल था कि तुमको जो करना है, जो तुम चाहो करो। तो इसीलिए मेरे लिए आसान हो गया फिल्म इंस्टीट्यूट आना। अच्छा, जब आपने कॉलेज का जिक्र किया, स्कूल का जिक्र किया, तो ऐसा कोई मौका था कि फिल्मों में गीत लिखने की जो प्रेरणा थी या लिखने की शुरुआत तभी से हो गई हो, कुछ साहित्य में रुचि रही हो? देखिए, साहित्य में मेरी रुचि थी हमेशा से। और मेरी बड़ी बहन है, वो हिंदी साहित्य में BA ऑनर्स कर रही थी। अरे, और मेरी माँ संस्कृत की स्टूडेंट थी। तो हमारे घर में ही जो लाइब्रेरी थी, बचपन में जो किताब पढ़े, वो बड़े होने के बाद पता चला कि कितना अच्छा साहित्य पढ़ रहे थे हम। तो क्योंकि घर में किताब अवेलेबल थी, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो या शिवानी हो या प्रेमचंद हो, हम सब पढ़ते रहते थे। लेकिन ये बड़े होने के बाद पता चला कि अरे यार, हम बहुत अच्छा साहित्य पढ़ रहे थे। तो अनजाने में एक अच्छा एक्सपोजर साहित्य से मिला था। और बिहार, यूपी जो है हिंदी भाषी प्रदेश है, तो हम लोगों की हिंदी ऐसे भी अच्छी होती है। तो साहित्य में रुचि थी, लेकिन मेरी पद्य में ज्यादा रुचि नहीं थी, कविताओं में रुचि नहीं थी ज्यादा, कहानी उपन्यास में ज्यादा रुचि थी। तो लिखने का कभी ख्याल भी नहीं आया कि गीत भी लिख सकते हैं या लिखना है, ये प्रोफेशन बन सकता है। हाँ, ये कभी ख्याल नहीं था। केवल पढ़ते थे। और एक और चीज हुई थी कि जब हम फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तो फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे भारत से लोग आते हैं, मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, तेलुगु भी हैं, तमिल भी हैं। वहाँ हिंदी भाषी कम है। तो जो फिल्में बनती थी, स्टूडेंट्स फिल्म बनती थी, तो उसके लिए बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बोला कि डायलॉग्स लिख दो, क्योंकि तुम्हारी हिंदी अच्छी है। तो डायलॉग्स लिखते थे। डिप्लोमा फिल्म्स बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स फिल्म होती है, फाइनल प्रोजेक्ट। तो उसकी बहुत सारी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे थे। लेकिन वो इसीलिए लिखा था क्योंकि मेरे दोस्त थे, कोई मराठी है या कोई गुजराती है, तो उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली लिखने लगेंगे, ये उस समय भी नहीं सोचा। भाई, भले ही आपने नहीं सोचा हो, लेकिन यहाँ पर एक सोच प्रकट हो रही है हमारे सुनने वालों का, शायद ये
ये इशारा है कि भाई कोई गीत तो हो जाए, यहाँ पर बातचीत बहुत हो रही है। मेरे एक और बहुत पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं सलील चौधरी साहब, और सलील चौधरी साहब के साथ में एक बात हम बताना चाहेंगे कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे दिल्ली में, तो सलील दा का एक कॉयर था, तो उस कॉयर में हम भी थे, कॉयर का हिस्सा थे हम, और सलील दा के साथ उस लेवल पे काम करने का मौका मिला जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय सोचे भी नहीं थे कि शायद हम कल को फिल्म में आएंगे और गाने लिखेंगे जी। तो उनके साथ बहुत सीखने का मौका मिला, और सलील दा जितने पारंगत हिंदुस्तानी क्लासिकल में थे, उतने ही ज्यादा उनको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की भी समझ थी। तो कॉयर में जो हारमोनी होती है और जो साथ में गाते हैं, अलग अलग स्केल पे गाते हैं, तो वो उनके साथ करने का मौका मिला। बहुत खुशकिस्मत हैं हम, और सिर्फ काम करने का नहीं, उठने बैठने का। हम लोग 15-20 दिन तक साथ रहते थे, दिन भर साथ रहते थे, खाना पीना साथ हो रहा है, चाय पी रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छा तजुर्बा रहा है मेरी लाइफ का। तो अभी एक सलील दा का ही एक गाना सुनते हैं, योगेश जी का लिखा हुआ गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुकेश साहब ने गाया है, आनंद का, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। देखिए, आपने अभी सलील दा की जो संगीत रचना सुनवाई है, और शाम ढलते ढलते इस तरह के गीत बिल्कुल अलग सा मूड बना देते हैं, और कहते हैं ना, स्पिरिचुअल एक भावनाएं हमारी जो होती हैं जाग जाती हैं। बहरहाल, आप जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर गए बतौर गीतकार, आपको जैसे मौका मिलने लगा, तो अमिताभ वर्मा जी ये बताइए कि आपके जो हमनाम बिग बी हैं अमिताभ बच्चन साहब, कभी मुलाकात का मौका मिला उनसे, या उनकी किसी फिल्म के लिए अवसर मिला आपको लिखने का? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए गाना तो नहीं लिख पाए। मुलाकात हुई थी बहुत साल पहले जब हम फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तो एक बार बच्चन साहब आए थे, एक शो था जहां अमिताभ बच्चन साहब और शबाना आजमी जी आई थी। शबाना आजमी जी कैफी आजमी की शायरी को रिसाइट कर रही थी, और बच्चन साहब हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को रिसाइट कर रहे थे। प्रोग्राम था, एक शो था इन दोनों का। तो उस समय बच्चन साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी तक ये अवसर मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके साथ काम करने का या उनके लिए लिखने का मौका मिले। मैं देखिए, उम्मीद अगर बाकी रहती है तो जहन में कई बातें आती है और वो पूरी भी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि बतौर गीतकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो पहला गीत था आपका, उसके बारे में बताइए। गीतकार बनने का श्रेय हम देना चाहते हैं, मेरे मित्र हैं प्रीतम चक्रवर्ती, जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। गीतकार कैसे बने उसकी भी एक लंबी कहानी है। प्रीतम मेरा बैचमेट था फिल्म इंस्टीट्यूट में, और हम लोग एक ही यूनिट में थे, और हम लोग अक्सर बैठ के प्रीतम के रूम में या मेरे रूम में गाने गाया करते थे। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रीतम बतौर क्या थे? प्रीतम वहाँ से साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स कर रहे थे, और हम वहाँ एडिटिंग का कोर्स कर रहे थे। जी। तो हम लोग बैचमेट्स थे, तो प्रीतम के कमरे में बैठ के या मेरे कमरे में बैठ के हमेशा हम लोग गाना बजाना किया करते थे। प्रीतम गिटार बजाता था, और हम लोग दोनों का एक कॉमन फैक्टर था, हम लोग दोनों आर डी बर्मन के बहुत बड़े फैन थे। वाह। तो प्रीतम को हमने बहुत सारे ऐसे गाने आर डी बर्मन के सुनाए जो प्रीतम ने भी नहीं सुने थे, जो बहुत पॉपुलर गाने नहीं थे, रेयर गाने थे। तो उस बात पे हमारी दोस्ती हुई, और ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट हर शाम में प्रीतम के कमरे में या मेरे कमरे में हम लोग बैठे गाना बजाना शुरू किए। और शुरू में बस हम 2 लोग हैं, लेकिन जब तक ये महफिल खत्म होती थी तो 50 लोग आ जाते थे हमारे दोस्त, और फरमाइश करने लगते थे, अच्छा ये सुनाओ वो सुनाओ। तो इस तरह से हम लोगों का गाना बजाना चल रहा था। और उस समय प्रीतम ने बोला कि यार देखो, मैं साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। लेकिन मेरे पास जो मेरी अपने कंपोज किए हुए गाने हैं, उसमें मैंने बंगला लिरिक्स लिखे हुए, प्रीतम बंगाली है, तो मुझे कोई चाहिए जो हिंदी में लिखे। तो तुम ट्राई करो, तुम बिहारी हो, तुम्हारी हिंदी अच्छी है। उसके पहले कभी लिखने का शौक नहीं था मेरा, और गाना लिखना तो बहुत बड़ी बात, मतलब सोचते भी नहीं, एक चुनौती थी। हाँ, चुनौती के अलावा कभी उस बारे में सोचा भी नहीं कि लगा नहीं कि गाना शायद लिख पाएंगे हम। तो प्रीतम ने जबरदस्ती, होता है ना, प्रीतम को बड़ा था कि नहीं नहीं तुम लिख लोगे, ट्राई करो। प्रीतम के इंसिस्टेंस पे ट्राई किया, तो पहला गाना लिखा गया। फिर लगा कि हाँ यार, मतलब शायद उतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हिंदी भाषी हैं और इतने गाने सुन चुके हैं जी। तो वहां से लिखने का दौर शुरू हुआ। हम लोगों ने पहला जो गाना बनाया था वो हमारा एक स्टूडेंट एक्सरसाइज होता है FTI में, प्लेबैक एक्सरसाइज, जहां हर डायरेक्टर को एक गाना पिक्चराइज करना होता है। तो अपने यूनिट के लिए मेरे डायरेक्टर चारुदत्त आचार्य थे, जो अभी बहुत फेमस बॉम्बे में राइटर हैं।
जी। चारों ने कहा कि यार प्रीतम है, तुम हो, हम गाते भी थे, FTI में अपना स्टूडियो था साउंड रिकॉर्डिंग का, तो चारों बोला कि यार ट्राई करते हैं, क्यों ना अपना गाना खुद बनाया जाए, क्यों हम फिल्मी गाना लेके पिक्चराइज करते, अपना गाना बनाते हैं। तो उस तरह से मेरा पहला गाना बना, जो पहला गाना हम लिखे भी थे और गाए भी थे। तो वो गाना FTI लेवल पे बड़ा पॉपुलर हो गया। कौन सा था वो गीत? तो वो आप लोगों ने सुना नहीं है, वो एक स्टूडेंट एक्सरसाइज था। अच्छा। उस गाने के बोल थे बुखार चढ़ गया। जब वो गाना पॉपुलर हो गया FTI लेवल पे, तो हमारे और भी बैचमेट्स ने बोला यार हमारे लिए भी गाना बनाओ। तो उनको भी लगा कि यार हम खुद अपना गाना बनाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक डायरेक्टर के लिए एक एक्सरसाइज होता है कि एक थॉट पे काम करे, एक गीतकार से गाना लिखवाए, कंपोज करवाए जी। तो बाय द टाइम जब FTI से पास आउट किए तो मेरे पास 7 गाने थे जो मेरे लिखे हुए थे। और FTI से बाहर आने के बाद हम तो एडिटिंग करने लगे, लेकिन प्रीतम क्योंकि उसे म्यूजिक डायरेक्टर बनना था, डायरेक्टर से मिलने लगा और जो गाने हमने बनाए था, क्योंकि उसके पास वही गाने थे तो वही सुनाता था। उन गानों को सुन के हंसल मेहता एक डायरेक्टर है, बहुत फेमस डायरेक्टर है, तो हंसल ने ये गाना सुना प्रीतम से, और प्रीतम उनको लिरिक्स बहुत अच्छे लगे कुछ गानों के। उसमें से एक गाना अलविदा भी था जो बाद में लाइफ इन अ मेट्रो में यूज हुआ था। तो प्रीतम से हंसल ने पूछा कि गाने किसने लिखे हैं, तो प्रीतम बताया मेरा बैचमेट है अमिताभ। तो हंसल की असिस्टेंट ने मुझे फोन किया। हंसल उस समय एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था छल, और उसमें विजू शाह का म्यूजिक था। तो हंसल के असिस्टेंट का फोन आया कि हंसल मिलना चाह रहे हैं। हमको लगा शायद एडिटिंग के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। जब हम वहां पहुंचे तो मतलब इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि हंसल ने बोला कि अच्छा तुम्हारा गाना सुना मैंने और इस फिल्म के लिए लिखो, तुम गाने लिखो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और भी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि विजू शाह के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मेरी पहली फिल्म में। अपने आप में लीजेंड थे वो। जी, विजू शाह के हम बहुत बड़े फैन रहे हैं। तो उस तरह से मुझे पहली फिल्म मेरी मिली, थैंक्स टू प्रीतम अगेन। एंड बस एक के बाद फिर फिल्म मिलती रही और गाने लिखते रहे हम। अमिताभ जी, एक जमाना था, मुझे याद है, जब हम कॉलेज के दिनों में दूरदर्शन देखा करते थे, और आपके भाई साहब का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा मैं, मुकुल वर्मा जी नाम है उनका। तो क्या वो भी आपके प्रेरणा स्रोत बने? उन दिनों काफी प्रोग्राम्स में कंपेयरिंग किया करते थे। जी। मुकुल वर्मा जो हैं भैया, उन्होंने दूरदर्शन का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो उन्होंने शुरू किया था। मतलब इंडिया के पहले होस्ट थे जिन्होंने ब्रेकफास्ट शो शुरू किया था। उसके पहले दूरदर्शन में सिर्फ शाम को प्रोग्राम हुआ करते थे, 6 बजे से 11 बजे तक। जब ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत हुई 86-87 की बात है, तो वो पहले अनाउंसर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और मेरे लिए ये जो फिल्म में आने का रास्ता आसान हुआ, उसकी वजह एक वो भी है क्योंकि वो पहले से ही एंटरटेनमेंट फील्ड में आ गए थे, और हम लोगों के लिए और पूरे इंडिया में उनको लोग जानते थे, और जहां जाते थे लोग ऑटोग्राफ लेते थे। तो उनकी वजह से मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि उनका सपोर्ट था मेरे ऊपर। उन्होंने भी वही किया जो उनकी इच्छा थी। उन्होंने भी IAS की परीक्षा नहीं दी और बैंक में काम नहीं किया, इंजीनियर नहीं बने। क्योंकि मेरे बड़े भाई ने ये काम किया हुआ था, तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया बोलना कि भाई हम भी वही करेंगे जो मेरे भाई ने किया है। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुना है, और मेरा भी यही इरादा है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। यहाँ पर अमिताभ जी, हम चाहेंगे कि एक गीत की बारी आ गई है और संगीतमय वातावरण बना दिया जाए थोड़ा सा। जी। जैसा कि हम बोले कि बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, सबका तो हम गाना बजा नहीं पाएंगे, लेकिन एक कंपोजर हैं जिनके हम बहुत बड़े भक्त हैं, वो हैं मदन मोहन साहब। क्या बात है जी। तो उनके साथ भी जैसे मदन मोहन, लता मंगेशकर के मतलब सैकड़ों गाने हैं जो कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है, लेकिन यहाँ अभी हम प्ले करना चाहेंगे हंसते जख्म का एक गाना था, बेताब दिल की। वो गाना बहुत पसंद है और बचपन से ये गाना सुनते हैं। हमारे घर में हंसते जख्म का रिकॉर्ड भी था, तो वो गाना हम सुनाना चाहेंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। हंसते जख्म फिल्म का गीत हमने सुनवाया, और आज दोस्तों कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हैं सुप्रसिद्ध गीतकार अमिताभ वर्मा। अमिताभ जी, चूंकि आपने अभी जिक्र किया था कि इस इंडस्ट्री में आए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं आपको, एक ट्रेंड आपने देखा है, लेकिन जो बदला हुआ ट्रेंड है उसमें ज्यादा आप समाहित हैं। पुराने ट्रेंड की अगर बात करें तो कई बोल, धुन, दौर और संगीत के लिहाज से आज के गीतों के बारे में आपकी एक गीतकार के रूप में क्या राय है? देखिए, जो गाने अभी बनते हैं उनके शब्द बदल गए हैं। हम लोग जब बचपन में जो गाना सुना करते थे वो बहुत ही ज्यादा पोएटिक, साहित्यिक हुआ करते थे। शायरी हो या कविता हो, बड़ी अच्छी हुआ करती थी। और एक चीज बोला जाता है ना कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ। तो जैसी सोसाइटी होगी आर्ट अपने आप वैसा ही हो जाएगा। तब शायद लोगों को साहित्य में ज्यादा
रुचि हुआ करती थी। अभी आप देखें तो लोगों की बोलचाल की भाषा बदल गई है जी। तो जो भाषा होती है वही भाषा फिल्मों की होती है, इसीलिए अभी के जो गाने हैं बहुत ज्यादा साहित्यिक नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक गाने नहीं होते हैं। अभी भाषा बदल चुकी है और पहले की जैसी पोइट्री अब नहीं होती है। कुछ कुछ गानों में होती है लेकिन ज्यादातर गानों में पोइट्री उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी पहले हुआ करती थी। पोइट्री का स्थान या कविता का स्थान समाप्त प्राय हो गया है। हाँ, काफी हद तक हम कह सकते हैं। पहले गाने पहले लिखे जाते थे फिर उनकी धुन बनती थी। हाँ। अब धुन पहले बन जाती है और उस पे गीतकार को गाने फिट कराने होते हैं, वो मीटर में। जी, मीटर में फिट कराने होते हैं। तो इसी से पता चलता है कि अभी पोएट्री या गीतों का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, म्यूजिक और ट्रैक्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गया है। तो हम तो बहुत लोगों के साथ काम करते हैं, वो होता ट्रैक्स बन जाते हैं। जी, ट्रैक्स बन गए हैं, एक ट्रैक्स रेडी रहते हैं। ट्रैक्स रेडी रहते हैं, एक बहुत ही पेपी रिदम होना चाहिए, जो डिमांड होती है आजकल की, रिदम होना चाहिए। और शब्दों का मतलब कितना अच्छा है उससे ज्यादा आजकल के जमाने में इम्पोर्टेंट है कि वो शब्द कितने कैची हैं। जी, कितने कैची हैं कि मतलब जबान पे चढ़ जाएं। बिल्कुल। चाहे उन शब्दों का मतलब कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर कैची है वो ज्यादा डिमांड में है। तो इसीलिए आप खुद ही देख लीजिएगा कि अभी गानों में लिखने का स्तर थोड़ा नीचे हुआ है और बहुत अफसोस की बात है, लेकिन यही है। लेकिन चूंकि डिजिटल का जमाना है, साउंड ट्रैक रेडी होता है, पहले बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ प्रदर्शन करते थे, तो ये तो परिवर्तन आया है और ठीक है, तकनीकी रूप से हम इसको स्वीकारते भी हैं। इस समय कौन सा गीत याद आ रहा है आपको सुनवाने के लिए? मेरे दो बहुत फेवरेट मेरे गायक हैं, एक तो किशोर कुमार साहब हैं और दूसरे हैं जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह, एक ये भी मेरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी कि मिले नहीं। जगजीत सिंह नहीं मिले तो बहुत बार, जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो उनका कोई भी शो होता था तो मिस नहीं करते थे, मुलाकात भी हुई एक दो बार, लेकिन उनके साथ काम नहीं कर पाए। जी। मेरी एक इच्छा थी कि शायद कभी मौका मिले जगजीत सिंह के साथ काम करने का, वो तो नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अभी एक गाना सुनते हैं जगजीत सिंह साहब का, मेरे फेवरेट सिंगर हैं। अर्थ का एक गाना था, कोई ये कैसे बता दे वो तन्हा क्यों है, कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है जी। और वो सुनते हैं। वाकई बहुत ही पुरकशिश आवाज में ये नगमा हमारे सुनने वालों को सुनवाया गया और ये तो वाकई में जगजीत सिंह की याद दिला देते हैं। ऐसे कई नगमे उनके गाए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक गीतों में प्रेम, शौर्य, भक्ति, हास्य, सभी तरह के भाव अभिव्यक्त होते रहे हैं, तो आपका प्रिय विषय क्या है? मतलब आज भी अगर मौका मिले और सिचुएशनल सॉन्ग कम बन रहे हैं, तो आप कौन से गीत किस प्रकार के लिखना चाहेंगे? निजी तौर पर आपकी राय क्या है? निजी तौर पे तो देखिए, प्रेम सब कुछ का सार होता है, प्रेम से ही सब कुछ शुरू होता है और प्रेम के बगैर तो फिर रूमानी, प्रेम के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। और प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, सिर्फ माशूका का नहीं होता है, ममत्व हो सकता है। जी 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 जी, मतलब आप इश्क वाला प्रेम नहीं। हाँ, इश्क वाला लव नहीं इश्क वाला लव सिर्फ नहीं होता है जी। बहुत तरह का प्रेम होता है। अपने माँ से हो सकता है, अपने बच्चों से हो सकता है, अपनी बीवी से हो सकता है, देश से हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है। प्रेम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे तो सदियों से लिखा जा रहा है और सदियों तक लिखा जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि मेरा फेवरेट टॉपिक थीम क्या है, तो मैं प्रेम ही बोलूंगा कि प्रेम पे ही गीत लिखना चाहूंगा। लेकिन शौर्य का जो एक माहौल बनता है, कई बार देशभक्ति जाग जाती है और ऐसी सिचुएशन में जब फिल्में बनती हैं तो चाहे वो किसी पर सिंकिंग रूप से फिल्माई ना गई हो, लेकिन बैकग्राउंड में जब गाना बजता है तो हमारे नौजवान दिलों की धड़कनें भी मजबूत हो जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो व्यक्त नहीं की जा सकती है और बहुत सारे हमारे ऐसे गाने, जैसे एक इसमें हम एक गाने का मेंशन करना चाहेंगे जो एक बहुत पुरानी फिल्म थी, हकीकत का गाना था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। वो गाना अभी भी हम सुनते हैं तो मतलब होता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि कितने साल, मेरे ख्याल से 40 साल पुराना गाना है। बिल्कुल। तो इसलिए देश प्रेम भी मतलब प्रेम का ही एक रूप है। जी। अच्छा अमिताभ जी, जैसे गीतकार के रूप में आप एडिटिंग से छलांग मारकर इत्तेफाकन कहिए, संयोगवश कहिए, आ गए, लेकिन ऐसे में कई बार विज्ञापनों के लिए जिंगल लिखने का भी छोटा छोटा मौका मिलता है लोगों को। तो आपके पास भी ऐसे ऑफर, प्रस्ताव आए? जी जी, बहुत सारे, हमने बहुत सारे जिंगल्स लिखे हैं और बहुत तरह का काम किया। देखिए, आप जब एक फ्रीलांसर के लिए जनरली किसी काम को ना नहीं बोलते हैं हम लोग, और जिंगल लिखना भी एक विधा है। 10 सेकंड में या 20 सेकंड में आपको पूरे थॉट बता देनी है,
तो वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो जिंगल्स भी बहुत लिखे हैं और अभी भी लिखते हैं जिंगल, फुल टाइम नहीं लिखते, लेकिन कभी कभार कुछ लोग हैं जिनके साथ हम काम कर चुके हैं बहुत सालों से, तो उनके पास जब भी जिंगल का या ऐसा कुछ आता है तो हम लिखते हैं। और लिखने का जहाँ तक है, सिर्फ गीत तक ही सीमित नहीं रहा है, हमने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सारे फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखे हैं, तो हर तरह की लेखनी तो चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोस्तों, ये अमिताभ वर्मा जी जो है ना, ये केवल गीतकार नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रफ्ता रफ्ता जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इनकी बहुमुखी लेखनी प्रतिभा का भी आपसे रूबरू होना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इन्होंने खुद बताया है कि काफ़ी कुछ लिखा है और डायरेक्शन में भी रुचि है क्या आपकी? जी हाँ, आई एम अ ट्रेंड फिल्म मेकर। फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, और फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ तो साउंड और कैमरा, जो भी पढ़ाई जो भी करे, फिल्म डायरेक्ट करने की इच्छा सबकी होती है। तो मेरी भी वो इच्छा थी, और हम अभी हाल में एक फिल्म डायरेक्ट किए हैं, फीचर फिल्म है। उस फिल्म का नाम है 325, और उसमें श्रेयस तलपड़े हैं और विदिता बाग हैं, और ये फिल्म एडॉप्शन के ऊपर है, और इट्स इन द जोन ऑफ, जैसी फिल्म बासु चैटर्जी बनाया करते थे या ऋषिकेश मुखर्जी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी जैसी फिल्म बनाई है, लेकिन आई विल एस्पायर टू मेक फिल्म्स लाइक बासुदा या ऋषिदा। विषय अलग है, विषय अलग है, और जिसको बोलते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म बोलते हैं। तो उस तरह की कहानी है, जो कैरेक्टर्स हैं बहुत रिलेटेबल हैं, वो कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे अपने आसपास, उस अपने तरह के आसपास कैरेक्टर होते हैं जी। हैं। कुछ भी लार्जर देन लाइफ नहीं है उस फिल्म में। वो अभी लॉकडाउन की वजह से फिल्म थोड़ी डिले हो गई है, उम्मीद है कि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, उस फिल्म का नाम है 325, और आप लोग जरूर देखिएगा, ये हम बोलेंगे। बिल्कुल। फिलहाल हम चाहेंगे यहाँ पर आपकी पसंद का एक गीत जरूर हो जाए। मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हैं, उनके तो बहुत सैकड़ों गाने हैं जो बहुत पसंद है, लेकिन जो गाना अभी हम सुनवाना चाहेंगे वो है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, इज्जत फिल्म का गाना। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गायक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीतकार अमिताभ वर्मा से राजेंद्र त्रिपाठी की दिलचस्प बातचीत। आज आपने इस बातचीत का पहला भाग सुना। अगले हफ्ते दूसरे भाग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुषमा सुरड़कर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।